सबसे पहले तो क्या है, वीडियो को बीच में ही छोड़ के जाने वाले वो वीडियो से दूर रहें और बाकी जो भी सीरीज एस्पिरेंट है वो वीडियो को क्या कंटिन्यू देख सकते हैं। तो आज की वीडियो क्या है, सी सेट स्पेशल होने वाली है। तो आज की वीडियो से क्या आपको 15 से 20 क्वेश्चन जो है सी सेट में कंफर्म मिलने वाले हैं। और इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे। और मुख्य रूप से क्या 5 जो मतलब कि एक कहते 5 नियम बताएंगे जिसके जरिए क्या आप कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक की जितनी भी बार मैंने क्या कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट किया है, मेरा हर बार क्या है 80%, यानी कि 80% से ऊपर ही एक्यूरेसी रही है। तो वही स्ट्रेटजी क्या है आज हम बताने वाले हैं। और उसके बाद में क्या करेंगे, यानी कि 80% से ऊपर हमने बताया कि एक्यूरेसी रही है। और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि अभी तक की मतलब कि जो मतलब टफेस्ट जो हमारा आया है 2023 का सी सेट, यानी कि 2023 का जो भी सी सेट है सबसे टफेस्ट सी सेट था। तो उसके कॉम्प्रिहेंशन को हम क्या करेंगे, सीरीज वाइज सारे के सारे कॉम्प्रिहेंशन को करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि क्या केवल 10 या 15 क्वेश्चन मतलब ले लिए सरल सरल और उसको सर मतलब हल कर रहे हैं। क्या करेंगे, हम सारे के सारे क्वेश्चन को मतलब सीरियल वाइज करेंगे ताकि आप लोग ये ना सोच सकें कि मतलब क्वेश्चन को जो क्या है कि मतलब आसान आसान क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो इसलिए क्या हम सारे के सारे क्वेश्चन को सीरियल वाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। और बता देते हैं आपको कि क्या मतलब कि मैक्स और सी सेट। तो आज के वीडियो से आपको क्या सी सेट में जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है उसको मतलब कि करने में पूरी की पूरी मदद होने वाली है। तो चलिए पाँच के पाँचों मतलब जो भी रूल हमारे हैं उसको आप पढ़ते हैं, मतलब कि आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो रूल हमारा क्या मतलब कि हमारे लोगों का रूल क्या रहेगा कि सारे के सारे जो मतलब आंसर हम लोग देंगे तो सारे के सारे मतलब जो भी कॉम्प्रिहेंशन है उसके आंसर कहाँ पे होंगे, पूर्णतः गद्यांश पर आधारित होंगे। यानी कि जो भी गद्यांश बोलेगा हम उसको क्या गद्यांश के ऊपर ही पूरा मतलब कि सारे आंसर को क्या हम गद्यांश के आधार पर ही देंगे। और उसके बाद में आता है कि दूसरा हमारा नियम, यानी कि अभी जो आपको क्या है बहुत ही आसान लग रहा हो, परंतु क्या इसको ध्यान रखना है, क्या करना है, सारे के सारे उत्तर किस पे देने हैं, पूर्णतः गद्यांश पर आधारित देने हैं। इसको क्या हमें बिल्कुल गांठ बांध लेना है। उसके बाद में क्या हमारा दूसरा जो हमारा नियम रहेगा उसको फॉलो करना है। अगर इन सारे पाँच के पाँचों रूल को आप फॉलो करते हैं तो क्या गद्यांश गलत होने की क्या संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। और दूसरा मतलब कि रूल हमारा होगा कि उसमें अगर पूछता है निष्कर्ष निकालना, तो निष्कर्ष का मतलब क्या होता है, गद्यांश क्या कहना चाहता है। तो आपको क्या पूरा का पूरा गद्यांश देखना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा क्या कि गद्यांश आखिर कहना क्या चाहता है। तो क्या गद्यांश क्या है, गद्यांश का सारांश ही क्या होता है, उसका निष्कर्ष होता है। उसके बाद में हमारा तीसरा रूल होता है जो कि हमारे पूर्व धारणा वाले प्रश्न होते हैं जो कि अक्सर लोगों के गलत होते हैं। और उसको कैसे करना है तो उसको देखते हैं। तो पूर्व धारणा वाले जो प्रश्न है उसमें क्या देखना है कि गद्यांश आखिर क्यों लिखा गया है, इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद में क्या गद्यांश को क्या हमें जो उसके उत्तर होंगे उसको क्या गद्यांश के बियॉन्ड भी जाकर के हमें सोचना पड़ेगा। तो अभी क्या है, तीन हमने रूल बताए हैं। पहला क्या है, पूर्णतः गद्यांश पर आधारित हमें क्या है सॉल्व करना है। और उसके बाद में जितना भी निष्कर्ष हमें अगर निकालना हो तो क्या गद्यांश क्या कहना चाहता है हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। और गद्यांश का सारांश क्या है तो वही हमारा क्या होता है, निष्कर्ष होता है। उसके बाद में जो पूर्व धारणा वाले प्रश्न होंगे उसमें क्या ध्यान रखना हमें कि यह गद्यांश क्यों लिखा गया है, हमें ये सोचना पड़ेगा कि गद्यांश क्यों लिखा गया है और लेखक के मन में क्या चल रहा है। और गद्यांश का क्या है बियॉन्ड भी जाकर के हमें सोचना पड़ सकता है। उसके बाद में चौथा वाला हमारा मतलब कि रूल रहेगा कि जितने भी एक्सट्रीम वर्ड हैं, यानी कि जितने भी एक्सट्रीम वर्ड हैं उस सारे के सारे विकल्प को क्या करना है, हटा देना है। तो चौथा रूल हमारा कहता है कि जितने भी एक्सट्रीम वर्ड हैं उन सारे के सारे विकल्प को तो क्या है सारे के सारे विकल्प को हटा देना है। और लास्ट और पाँचवा हमारा मतलब रूल है, इसमें कहता है उत्तर ढूंढते समय क्या करना है हमें, सही विकल्प को नहीं ढूंढना, क्या करना है गलत विकल्प को हटाना है। तो क्या करना है हमें उत्तर ढूंढते समय गलत विकल्प को पहले हटाना है फिर सही उत्तर तक पहुंचना है। तो पाँच के पाँचों रूल को एक बार फिर से देख लीजिए और इसको क्या है आप हमेशा ध्यान रखिए। और प्रैक्टिस के जरिए के सारे मतलब कि गद्यांश होंगे उसको बहुत ही ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। और उसके बाद में क्या हम 2023 के सारे जितने भी हमारे कॉम्प्रिहेंशन आए थे उसको हम कंप्लीट अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहला हमने क्या बताया, पूर्णतः गद्यांश पर आधारित हमें उत्तर देना है। दूसरा क्या, निष्कर्ष का मतलब होता है गद्यांश आखिर कहना क्या चाहता है और गद्यांश का सारांश क्या है उसे हम क्या कहेंगे, निष्कर्ष कहेंगे। और पूर्व धारणा वाले प्रश्नों में क्या देखना है कि गद्यांश क्यों लिखा गया है और क्या है मतलब कि लेखक का सोचने का तरीका या फिर क्या है गद्यांश के बियॉन्ड भी जाकर के हमें सोचना पड़ सकता है। उसके बाद में हमने क्या बताया, एक्सट्रीम वर्ड वाले जितने भी हैं उन सारे के विकल्प को हटा देना है। कभी कभार मतलब कि रेयर केस में भी सही होता है। और उसके बाद में हमारा पाँचवा विकल्प जो है मतलब कि पाँचवा जो रूल कहता है कि उत्तर केवल क्या है उत्तर देते समय मतलब जो है उत्तर को ढूंढते समय पहले क्या हमें सही विकल्प नहीं ढूंढना, क्या है गलत विकल्प को हटाना है, फिर क्या हम सही विकल्प तक पहुंच जाएंगे।
तो इसी प्रकार से चलिए अभी क्या 2023 के सारे मतलब कि कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते हैं। और आप जानते होंगे, अगर आपने देखा है तो 2023 का जो सीसेट था आज तक की क्या सबसे टफेस्ट सीसेट रहा है, तो उसको ही हम सॉल्व करेंगे। तो क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं अभी। चलिए हम लोग आ गए हैं क्या 2023 वाले हमारे सीसेट में, आप देख रहे होंगे। तो क्या है, पेपर सेकंड है। और चलिए शुरू करते हैं अभी। हम लोग क्या हिंदी वाले गद्यांश को देखेंगे। तो पहला हमारा बोलता है कि हम अक्सर, अभी यहाँ पे शुरू में आपको पहले ही बता देते हैं कि इस बार हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे मतलब जो आंसर हैं हमारे यूपीएससी के की ऑफिशियल आंसर की से भी मिलाते हुए चल रहे हैं। तो इसमें क्या है, कोई भी मतलब कि संभावना नहीं रहेगी कि ये आंसर जो है गलत होंगे। तो क्या है, आप पूरा की मतलब कि कन्फर्म क्या कहते हैं कि बिल्कुल मैं मतलब कि मैक्स श्योर रहिए कि सारे के सारे आंसर जो हैं सही होंगे। तो चलिए आपको क्या है समझाने के लिए एक बार क्या है, हम यूपीएससी की जो ऑफिशियल आंसर की है उसको भी साथ में रखे हुए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी पहला वाला हमारा गद्यांश क्या कहता है, हम अक्सर क्या है भारत में विभिन्न राज्यों के बीच नदी जल को लेकर के क्या है विवाद होने, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। तो क्या है, हम अक्सर भारत में विभिन्न राज्यों के बीच नदी जल को लेकर विवाद होने के बारे में सुनते रहते हैं। 20 प्रमुख नदी तंत्रों में से 14 में क्या है पहले से ही जल की तंगी है, यानी कि 20 में से क्या 14 में पहले से ही जल की तंगी है। 75% जनसंख्या जल की तंगी वाले क्षेत्रों में रहती है। इनमें से 1/3 लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं क्या है जहाँ जल का अभाव है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या की मांगे, क्या है जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या की मांगे और कृषि द्वारा उनको पूरा करने के लिए आवश्यक तथा तेज से बढ़ रहे शहरीकरण एवं औद्योगिकरण जल की तंगी को और बढ़ा रहे हैं, यानी कि और बढ़ाएंगे। भारत के संविधान के अनुसार राज्य के बीच नदी को विनियमन को छोड़कर, क्या है राज्यों के बीच नदियों के विनियमन को छोड़कर जल राज्य का विषय है और केंद्र का नहीं है। विभिन्न हितधारकों के इसके विभिन्न हितधारकों की आपस में होड़, एक मिनट क्या है, होड़ लेती मांगों के बीच क्या है संतुलन सुनिश्चित करने की कुंजी इस बात में है कि द्रोणी यानी कि बेसिन पर आधारित रीति से संगठक क्षेत्रों के और राज्यों के बीच जल का बंटवारा किया जाए। उन्हें जल का उचित भाग देने के लिए उन सब वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर आकलन किया जाना आवश्यक है कि नदी द्रोणी की क्या विशिष्टताएं हैं, उस पर कितनी बड़ी जनसंख्या निर्भर करती है और क्या है जल का वर्तमान उपयोग क्या है और मांग कितनी है, कितना दक्षतापूर्ण उपयोग किया जा रहा है, भविष्य में कितने उपयोग की आवश्यकता होगी यदि, और साथ ही साथ नदी और जलवार की पर्यावरणीय ज़रूरतों को भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। तो आप देख रहे होंगे कि गद्यांश क्या है, कितना बड़ा गद्यांश है, और इसके बाद में हमें क्या इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर अभी देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे है इसका सॉल्व करना है। तो क्या बोला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक विभिन्न हितधारकों यानी कि विभिन्न हितधारकों को जल की उचित और सामयिक बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक युक्त व्यवहारिक तात्कालिक, यहाँ पे ये भी ध्यान रखने के तात्कालिक कार्रवाई को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। यानी कि आपको तात्कालिक बतानी है, युक्त व्यवहारिक, और क्या बताना है हमें, साम्य बंटवारे के हिसाब से ध्यान में रखते हुए बताना है। तो चलिए विकल्प को पढ़ लेते हैं, सबसे बेस्ट कौन सा होगा हमारा। तो जल के बंटवारे का एक राष्ट्रीय व्यवहारिक विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए, क्या ये सही हो सकता है। उसके बाद में क्या है, देश के सभी नदी जल के तंत्रों को जोड़ा जाना चाहिए और विशाल विशाल जल भरों का निर्माण किया जाना चाहिए। अभी आपने देखा होगा क्या कि यहाँ पे बोला था तात्कालिक, कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ तात्कालिक। तो क्या है, तात्कालिक भी बोला था। अभी देख रहा हूँ कि क्या नदी जोड़ना है तात्कालिक समाधान नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या हमारा बी वाला नहीं होगा। उसके बाद में इसी तरीके से हमें हटाते हुए चलना है, यानी कि कौन सा नहीं हो सकता। उसके बाद में क्या हम पहुँचेंगे, सही वाले पे पहुँच जाएंगे, जो कि हमारा क्या रूल नंबर 4 था। तो अब अगला हमारा क्या है, जल के आधिक्य वाले क्षेत्रों और जल की कमी वाले क्षेत्रों के बीच नहर बनाई जानी चाहिए। अभी देख रहे हो ये भी क्या हमारा तात्कालिक उपाय नहीं हो सकता, और क्या है नहर बनाने की बात नहीं की गई थी, तो सी वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, जल संकट को दूर करने के लिए कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों की जल की मांग को कम करना चाहिए। आप देख रहे होंगे क्या जल की मांग को कम करना एक व्यवहारिक विकल्प नहीं है, तो इस प्रकार से हमारा क्या डी वाला भी नहीं होगा।
तो इस प्रकार से हमारा कौन सा आंसर बचा, लास्ट बचा, यानी कि ए। तो ये क्या होगा, जल के बंटवारे का एक नीतिपरक, व्यवहारिक, विधिक और नीतिगत क्या है, नीतिपरक ढांचा अपनाना चाहिए। तो ए का हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन को आप मतलब कि जो हमारा रूल नंबर 4 था उसके अकॉर्डिंग ही आपने क्या आंसर बहुत ही आसानी से निकाल लिया। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। अभी क्या शुरू के इसके कुछ मतलब कॉम्प्रिहेंशन बड़े-बड़े हैं और लास्ट वाले मतलब कि आते-आते क्या छोटे-छोटे कॉम्प्रिहेंशन भी आएँगे। अगला कॉम्प्रिहेंशन हमारा क्या है, श्रम योग्य आयु की लगभग आधी, क्या लिखा हुआ, श्रम योग्य आयु की लगभग आधी भारतीय महिलाएं और लगभग 1/4 भारतीय पुरुष एनीमिया एनीमिया से ग्रसित हैं, और अध्ययन के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप वे जितना उत्पादनशील हो सकते हैं उससे कहीं यानी कि 5 से 15%, यानी कि 5 से 15% तक कम उत्पादनशील हैं। यहाँ पे क्या एनीमिया की बात कही गई है और उनकी उत्पादकता कम हुई उसके बारे में बताया गया है। भारत में दुनिया के सबसे अधिक क्या है, क्षमा यानी कि यानी कि टीबी की बात कही है, ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित लोगों का बोझ भी है, जिससे देश में वार्षिक रूप से 17 करोड़ श्रम दिवसों की हानि होती है। किंतु आज जितनी महत्वपूर्ण उत्पादकता की हानि है, भविष्य में होने वाली क्षमता की हानि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह दिनों दिन अधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि कुपोषित भारतीय बच्चे संज्ञानात्मक योग्यता के अनेक मापनों पर अपने साथ भली-भाँति सुपोषित बच्चों की तुलना में 2 या 3 गुना कम निष्पादन करते हैं। यानी कि जो भी अच्छी तरीके से सुपोषित होते हैं, उनकी तुलना में 2 से 3 गुना कम क्या करते हैं, निष्पादन करते हैं। और एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जो अत्यधिक कुशल कामगारों पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर करती होगी, इससे एक महत्वपूर्ण चुनौती सामने आती है कि क्या आती है और चुनौती सामने आती है और क्या भारत की जनसांख्यिकी दृष्टिकोण से यह एक ऐसी चुनौती है जिससे क्या वास्तव में निपटना चाहिए। तो ये हमारे को कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिया। इसमें क्या बताया गया मुख्य रूप से, यानी कि जो बताया गया है कि अगर मतलब कि कुपोषण के बारे में बताया गया और टीबी के बारे में बताया गया, जिससे होने वाले कि हमारे जो कार्यबल है उसकी मतलब कि जनसंख्या यानी कि कार्यबल जो है उस पे यानी क्या करते हैं मतलब जो प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए इसके विकल्प पढ़ लेते हैं। तो पहला विकल्प मतलब कि इसमें क्या पूछा है, इस परिच्छेद के निहितार्थों को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो इसमें भी प्रतिबिंबित का मतलब क्या है, अगर मतलब कि जो हमारा कि गद्यांश था उसके सारांश को एक तरीके से पूछ रहा है। तो क्या बोल रहा है, शिक्षा प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्र में अवश्य सुदृढ़ किया जाना चाहिए। तो क्या हमारा ये हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, कौशल विकास कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर और प्रभावी क्रियान्वयन आज का वक्त की ज़रूरत है। तो क्या कौशल विकास की बात कही गई थी। आर्थिक विकास के लिए केवल आप देख रहे हो क्या केवल कौशल युक्त कामगारों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो क्या स्वास्थ्य और सुपोषण पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई थी। उसके बाद में जिस तीव्रता से आर्थिक समृद्धि की हमें आवश्यकता है उसके लिए लोगों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे क्या यहाँ पे तो केवल दिया यानी कि केवल की बात नहीं की, केवल कौशल की बात नहीं हुई थी। तो हमारा क्या सी वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं कौन सा हमारा अभी बचा, कौशल विकास कार्यक्रम। तो यहाँ पे देख रहे हो कौशल विकास की बात कहीं पे भी नहीं थी। किसकी बात थी हमारी, कुपोषण की बात हुई थी और कार्य दिवस जिसकी हानि हो रही थी उसके बारे में बात की गई थी। अभी यहाँ पे देख रहे हो कि शिक्षा प्रणाली के ग्रामीण विकास, तो आपके शिक्षा प्रणाली की बात भी नहीं की गई थी और विशेष रूप से क्या ग्रामीण जनसंख्या की भी बात मतलब कि जो शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में नहीं की गई थी। तो हमारे क्या ए वाला भी गलत हो जाता है। तो हमारा अब लास्ट कौन सा बचता है, डी वाला। तो क्या कहा गया है, जिस तीव्र आर्थिक समृद्धि की हमें अपेक्षा है उसके लिए क्या लोगों के स्वास्थ्य और यानी कि स्वास्थ्य और सुपोषण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो आप देख भी रहे हो क्या हमें स्वास्थ्य और सुपोषण पर ही बात की गई थी। देख रहे हो कहाँ पे लिखा हुआ है, अभी दिखा रहा है। अत्यधिक क्या काम कौशल की अपेक्षा निर्भर होगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक मिनट देख रहे हो एनीमिया है यहाँ पे दिखा है और क्या उत्पादनशीलता पे कमी हो रही है। और इधर देख रहे होंगे क्या श्रम की हानि होती, क्यों होती है हानि, क्योंकि वो क्या करते हैं 5 से 10% उनकी उत्पादनशीलता कम है। और उसके बाद में क्या है यहाँ पे देखिए क्या कुपोषण लिखा हुआ है, ये सब बता मतलब कि निष्पादन, यहाँ पे देखिए निष्पादन की बात की गई है। तो इस प्रकार से क्या हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप दोनों को मतलब कि जो हमारे हैं
कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे सॉल्व करना है। चलिए आगे देख लेते हैं अगले। तो अगले कॉम्प्रिहेंशन हमारा क्या है, भारत में अधिकांश किसान क्या है, सीमांत और छोटे कृषक हैं। कम शिक्षित और संभवतः ऋण और दूसरी बाध्यताओं के कारण उनमें जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन करने की क्षमता कम है। इसलिए यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि जलवायु परिवर्तन के प्रति स्वतः अनुकूलन होगा। यदि यह संभव भी होता तो भी यह जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसानों की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। इससे निपटने हेतु दुष्प्रभावों को कम करने की तीव्र प्रतिक्रिया करने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन करते जाना सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा समाधान यह है कि यहाँ पे 2 समाधान बताएँगे किसके लिए, जो भी हमारे मतलब अधिकांश किसान जो सीमांत और छोटे कृषक हैं और क्या है शिक्षा में कम हैं। और दूसरी क्या बताई गई है, दूसरा समाधान यह है कि यह सुनिश्चित या नीति निर्देशक अनुकूलन किया जाए, जिसके लिए ज़रूरी होगा कि क्या सरकार की तरफ से नीतिपरक अनुशंसाएँ लाई जाएँ और क्या अनुकूलन के लिए प्रत्यक्ष रूप से क्या करना जाए। प्रत्यक्ष एक पूर्व शर्त है कि किसान जलवायु परिवर्तन के अनुरूप कृषि प्रथाओं को अपना रहे हैं या नहीं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें इसका प्रशिक्षण हो रहा है या नहीं। तथापि यह हमेशा अनुकूलन के लिए पर्याप्त नहीं होता है। महत्वपूर्ण यह है कि कोई किसान जलवायु परिवर्तन के साथ जुड़े जोखिमों को किस तरह देखता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पे 2 बात कही गई हैं। पहली क्या कही है, जो भी मतलब सीमांत और लघु किसान हैं यानी कि कृषक हैं, वो क्या कम शिक्षित हैं, इसलिए क्या उन्हें जलवायु परिवर्तन की क्या अनुकूलन की क्षमता कम है, इसलिए क्या उनके लिए 2 विकल्प बताए गए हैं। पहले तो क्या स्वतः अनुकूलन करें, और दूसरा क्या बताया, सरकार की तरफ से कुछ अनुशंसाएँ की जाएँ। तो इसके परिप्रेक्ष्य में देखते हैं क्या बताया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के लेखक के द्वारा व्यक्त सर्वाधिक युक्त तर्कसंगत संदेश है। संदेश का मतलब क्या, आखिर लेखक क्या कहना चाह रहा है, जो क्या सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो क्या है देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन और दुष्प्रभावों को कम करने के लिए क्या कार्रवाई आधारभूत रूप से सरकार का दायित्व है। क्या सरकार का दायित्व केवल सरकार का ही दायित्व है, इसके बारे में बोला है, अभी देखते हैं। और उसके बाद में बोला है जलवायु परिवर्तन के कारण देशों में भू उपयोग प्रतिरूपों के संबंध में सरकारी नीतियों में परिवर्तन होता है। अभी ये क्या है, ये क्या सर मतलब कि पूरा संदेश नहीं है, अभी ये देखते हैं 1 मिनट। इसमें क्या बोला, संदेश क्या है, तो ये क्या एक संदेश की तरह दिख रहा है आपको कि जलवायु परिवर्तन के कारण देश में भू उपयोग प्रतिरूपों के संबंध में सरकार की नीतियों में परिवर्तन होता है। तो ऐसा कोई संबंध नहीं है इसका सीधे परिच्छेद से, तो हमारा क्या है बी गलत हो गया। अभी भी हमारे पास क्या 3 विकल्प बाकी हैं। अगला क्या विकल्प बोला, किसानों के जोखिम प्रशिक्षण उन्हें अनुकूलन के निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महत्वपूर्ण है। यानी कि किसानों के जोखिम के प्रशिक्षण उन्हें अनुकूलन के लिए निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्या ये हो सकता है हमारा। उसके बाद चूँकि दुष्प्रभाव, अगला है डी वाला, चूँकि दुष्प्रभावों को कम करना संभव नहीं है। आप देख रहे होंगे संभव नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है तो हम बिना पढ़े भी काट सकते हैं इसको। यानी कि अभी हमारे पास ए और सी इन 2 में से एक चुनना है। अगला क्या बोला था हमने, पहला वाला जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन और दुष्प्रभावों को कम करना, क्या कम करने की कार्रवाई आधारभूत रूप से सरकार का दायित्व है। क्या आप क्या समझ सकते हैं कि केवल सरकार का ही दायित्व है क्या, या फिर किसानों का भी दायित्व है, या फिर आम जनता मतलब जो भी है उसका भी दायित्व होगा। तो सीधे क्या है, सरकार के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं थोप सकते हैं, तो हमारा ए भी गलत हो गया। इस प्रकार से हमारा क्या है लास्ट बचा सी। तो आप समझ रहे होंगे कि कितनी आसानी से हमने क्या आंसर को निकाल लिया। तो हमारे तीसरा का क्या होगा सी, यानी कि किसानों के जोखिम प्रशिक्षण उन्हें अनुकूलन के निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखते हैं, हमारा अगला कौन सा कॉम्प्रिहेंशन है। अभी तो हमारे रीजनिंग और मैथ्स का क्वेश्चन चालू होगा, तो आगे देखते हैं अगले वाले में। तो अगला हमारा देखिए कॉम्प्रिहेंशन है। अब देखिए सारे छोटे छोटे आएंगे कॉम्प्रिहेंशन, वो हमारे 3 जो क्वेश्चन थे मतलब कि बड़े बड़े थे, अभी छोटे हैं। तो अगला क्या है,
आप देख रहे होंगे क्या कि सारे के सारे कॉम्पिटिशन जो है मतलब कि ज़्यादातर किससे आते हैं, पर्यावरण, किसानों से संबंधित, या फिर क्या हमारे मतलब कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित ही आ रहे हैं, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित ज़्यादातर कॉम्पिटिशन आते हैं, या फिर कभी कभी क्या राजनीति से संबंधित भी कॉम्पिटिशन आ जाते हैं। तो आपको इन्हीं मतलब क्षेत्रों में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। तो आगे देखते हैं, चलिए अगला देख लेते हैं। जो उत्सर्जन मनुष्य वर्तमान समय में वायुमंडल में डालते हैं, क्या है, जो उत्सर्जन मनुष्य वर्तमान में वायुमंडल में डालते हैं वे जलवायु को इस सदी के मध्य और उसके आगे प्रभावित करेंगे। इसी बीच प्रौद्योगिकी वर्तमान के द्वारा भविष्य में जीवाश्म ईंधनों से अलग विकल्प सस्ते हो सकते हैं या शायद ना भी हों, जिससे दुनिया के पास यही भयावह विकल्प रह जाएगा कि या तो भारी लागत पर क्या तेज़ी से उत्सर्जन को कम करें, या फिर ज्यों का त्यों तापमान या तापन के दुष्प्रभावों से पीड़ित होते रहें। जो व्यवसाय अनिश्चित परिणामों के खतरों से बचाव नहीं करते वे विफल हो जाते हैं, और विश्व जलवायु परिवर्तन के बारे में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पे दो बात कही गई, क्या कही गई। पहला तो बताया गया कि जलवायु परिवर्तन के लिए आप क्या है इस सदी तक अपने मतलब कि जो भी विकल्प हैं उसको क्या है सस्ता कीजिए, या फिर क्या कीजिए भारी लागत पे क्या अपने परिणाम मतलब कि उत्सर्जन को कम करना है। तो अभी देखते हैं इसके विकल्प क्या है। तो विकल्प हमारा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस परिच्छेद के लेखक के द्वारा व्यक्त निर्णायक संदेश। तो संदेश वाला क्या मतलब क्या था हमने बताया था, तो अभी देखते हैं कौन सा संदेश इसका प्रतिबिंबित करता है। तो जो क्या है जो व्यवसाय उत्सर्जन करते हैं ज़रूरत है कि या तो बंद हो जाए या फिर भविष्य में क्या करेंगे प्रदूषण की कीमत चुकाएंगे। तो ये क्या है इसका निष्कर्ष है, या फिर एकमात्र हल यही है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से संबंधित प्रौद्योगिकी विकास हो। एकमात्र हल आप देख रहे हो क्या एक्सट्रीम वर्ड है, इसको आप काट सकते हैं। उसके बाद में क्या है हमारा, अभी देखते हैं एक मतलब कि ए वाला हमारा हो सकता है अभी, लेकिन बी नहीं होगा। तो आगे देखते हैं अभी हमारे पास कितने बचे हैं, 3 विकल्प बचे हैं। अगला क्या हमारा सी है, जब तक प्रौद्योगिकी में सुधार ना आए तब तक क्या है कार्बन उत्सर्जन से निपटने की प्रतीक्षा करते रहना बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति नहीं होगी। तो क्या हमारा सी विकल्प हो सकता है, तो हो सकता है शायद हो भी सकता है नहीं भी। आगे देखते हैं, चूँकि भविष्य का प्रौद्योगिकी परिवर्तन अनिश्चित है, नए उद्योगों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं भी यह नहीं बताया गया है क्या भविष्य की जो प्रौद्योगिकी परिवर्तन होगी और उसका क्या है नवीकरणीय स्रोतों पर मतलब कि आधारित होना चाहिए। तो भविष्य की बात तो कही नहीं गई थी, तो यहाँ पे क्या डी हमारा गलत हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास कितने विकल्प बचे हैं, केवल 2 विकल्प बचे हैं। पहला क्या ए, दूसरा सी। तो ए में क्या बोला है, जो व्यवसाय उत्सर्जन करते हैं ज़रूरत है कि या तो बंद हो जाए या भविष्य में प्रदूषण की कीमत चुकाएं। तो ये भी आप देख रहे होंगे, और यहाँ पे देख रहा होगा क्या जब तक प्रौद्योगिकी में सुधार ना आए तब तक हम कार्बन उत्सर्जन से निपटने के लिए प्रतीक्षा करता रहना एक बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति नहीं होगी। तो आप देख रहे होंगे इसमें से कौन सा निष्कर्ष की तरह लग रहा है। जी क्या एक स्टेटमेंट की तरह लग रहा है और जी क्या हमारा निष्कर्ष की तरह लग रहा है। वैसे तो दोनों भी हो सकता है, परंतु क्या है आपको एक ही चुनना पड़ेगा। तो मोस्ट मतलब कि राइट जो होगा मतलब सही कौन सा होगा हमारा, सी होगा। और यूपीएससी ने भी अपनी मतलब कि ऑफिशियल जो आंसर की थी उसमें किसको माना था, सी वाले को ही माना था। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा कौन सा है, एक मिनट, चलिए अगले भी आ गए हम लोग कौन से नंबर 12 पे। तो अगला भी क्या देख रहे होंगे आप, मतलब कि पर्यावरण से संबंधित ही है। आप देख रहे होंगे ज़्यादातर क्या पर्यावरण या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित ही आते हैं। तो पहला क्या हमारा मतलब कि अगला क्या है, पर्यावरणीय समस्याओं से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जन्म लेती हैं। यानी कि पर्यावरण समस्याओं से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जन्म लेती हैं। जीवन शैली में सार्ग क्या है सार्गवित बदलावों से पर्यावरण या स्वास्थ्य की समस्याएं कम हो सकती हैं, किंतु इस विचार को अपनाना लगभग असंभव लगता है। यानी कि इस विचार को अपनाना लगभग असंभव लगता है। पर्यावरणीय समस्याओं के संदर्भ में व्यक्तिगत प्रयास नगण्य
प्रभाव वाले प्रतीत होते हैं और इसलिए जड़ता की ओर ले जाते हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य के विषय में व्यक्तिगत विकल्प चयन वस्तुतः जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क ला सकते हैं। यद्यपि कुछ एक को छोड़कर अपने विकल्पों को चुनने में वही सामूहिक अकर्मण्यता ही दिखाई देती है। तो कहने का मतलब कि ये कह रहा है कि वैसे तो क्या व्यक्ति मतलब कि व्यक्तिगत विकल्प भी चुन सकता है, परंतु क्या अक्सर वो क्या चुनता है, सामूहिक चुनता है, यानी कि अकर्मण्यता दिखाई देती है। क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा हुआ यद्यपि कुछ को छोड़ करके विकल्प वही चुनते हैं, सामूहिक अकर्मण्यता दिखाई देती है। तो यही बात बोल रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है और उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन है हमारा, क्या निम्नलिखित कथनों में से कौन सा परिच्छेद से निकाली जा सकने वाली सार्वधारण क्या है, पूर्व धारणा। तो पूर्व धारणा का मतलब हमने क्या बताया था कि आखिर लेखक इस कथन को क्यों लिख रहा है या फिर उसके लिखने का मतलब क्या है, तो उसने परिच्छेद क्यों लिखा। चलिए देखते हैं क्या इसकी पूर्व धारणा रही है। हमें संभवतः रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक धन खर्च करना चाहिए। क्या लेखक इसलिए लिख रहा है कि हमें जो है मतलब कि धन को किस पे खर्च करना चाहिए, उपचार की अपेक्षा किस पे, रोकथाम पर रोकथाम की अपेक्षा क्या उपचार पर अधिक खर्च करना चाहिए। और उसके बाद में क्या है हमारा, अगला है हमारा क्या, हमारी पर्यावरणीय और लोक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करना सरकार का काम है। तो आप देख रहे होंगे सीधे सीधे ये गलत हो जाएगा। ऐसा सरकार का मतलब कहीं भी लेखक ने इस पूर्व धारणा को लेकर नहीं चला कि सरकार इसे काम करे। उसने तो दो विकल्प दिए थे, या तो क्या करे, पहला विकल्प हमारा क्या था कि मतलब व्यक्तिगत विकल्पों को चुनो जो क्या है जीवन एवं मृत्यु के बीच फर्क ला सकें। दूसरा क्या है कि अब अक्सर विकल्प लोग वही चुनते हैं मतलब कि जो कि सामूहिक रूप से मतलब कि मास में मतलब कि लोग यही चुन मतलब कि क्या कहते हैं कि अक्सर जो मतलब कि कॉमन आदमी चुनता है उन्हीं को अक्सर लोग चुनते चले जाते हैं। तो इसमें क्या हमारा पहला मतलब कि बी वाला तो गलत है। उसके बाद में स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है भले ही पर्यावरण समस्याओं पर ध्यान ना दिया जाए। तो आप ये भी देख रहे हो कि मतलब बकवास मतलब कि विकल्प बिल्कुल बकवास है। और उसके बाद में क्या हमारा पर्यावरण जीवन शैली के लोप और पाश्चात्य मूल्यों के प्रभाव से जीवन जीने की कतिपय अस्वास्थ्यकर तौर पर क्या है तौर तरीके विकसित होगा। यानी कि मतलब कि पाश्चात्य की बात कहीं कही है, कहीं भी नहीं कही गई। तो क्या हमारा डी वाला भी गलत हो गया। देख रहे हो कि सारे के सारे विकल्प मतलब कि बकवास हैं, केवल एक ही विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, जो कि हमारा क्या है मतलब गद्यांश को एक बताता है कि मतलब क्यों लिखा गया होगा। क्या लिखा गया, हमें संभवतः रोकथाम की अपेक्षा किस पे, उपचार पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। क्यों करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर हम इस तरीके की जीवन शैली को अपनाएंगे। तो अगला हमारा आता है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा तो वीडियो अभी देख रहे होंगे क्या, थोड़ा सा मतलब कि लेंथी हो रहा है। और अक्सर क्या होता है मतलब कि जो भी मतलब कि कहते नहीं कि ग्रेट थिंग्स क्या होती हैं, बोरिंग होती हैं थोड़ी सी, परंतु क्या वही मतलब कर सकता है जो लास्ट तक वीडियो देखेगा और उसी को मतलब कि सारे के सारे अच्छे रहेगा। तो चलिए देखते हैं आगे। क्या है, बहुत से लोग सही आहार नहीं ले रहे हैं। कुछ का तो बस यही निर्णय है कि वही भोजन लेंगे जो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन जो बहुत स्वास्थ्यप्रद नहीं है। इससे असंक्रामण असंक्रामक रोगों में बढ़ोतरी हो रही है। इसके फलस्वरूप हमारी स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्थाओं पर बहुत बड़ा बोझ आ रहा है। इससे क्या है, जिसमें हम आर्थिक प्रगति को, जो गरीबी के लिए उनके जीवन स्तर को उन्नत करने हेतु आवश्यक है, अस्त व्यस्त कर देने की संभावना है। यानी कि क्या है, स्वास्थ्यप्रद भोजन ना लेकर के मनुष्य किस तरीके का भोजन ले रहा है, मतलब कि स्वाद को मतलब कि अपने मतलब कि स्वाद को ध्यान में रखते हुए ले रहा है। और उसके बाद में क्या है, अन्य लोगों के लिए समस्या पौष्टिक भोजन तक सीमित पहुंच अथवा पहुंच की गुंजाइश ना होना की है, मतलब कि सीमित पहुंच और पहुंच की गुंजाइश ना होने की है, जिससे एक रस खान पान बना है जो कि उनके पूर्णतः विकास के लिए आवश्यक दैनिक पोषक प्रदान या पोषक तत्व प्रदान नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में पोषक पर खतरा होने के कारण अधिकांश क्या आंशिक रूप से यह है कि हमारी खाद्य पद्धतियाँ समुचित रूप से हमारी पोषक ज़रूरतों के लिए अनुरूप नहीं है। खेत से थाली तक लंबे सफ़र में चिंताजनक विचलन हो रहा है।
सीधे सीधे कहा गया है कि मतलब कि व्यक्ति जो है क्या है, मतलब कि अपने जो कि स्वास्थ्य के प्रति जो भी लाभदायक भोजन है उसको नहीं ना करके मतलब कि आहार में ऐसे कर रहा है जिससे क्या उसे स्वादप्रद हो और क्या उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके विकल्प कौन कौन से हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिच्छेद के मर्म का मतलब क्या है कि जो भी मतलब कि निष्कर्ष है प्रतिबिंबित करता है। तो क्या सार्वभौमिक बुनियादी आय योजना। सार्वभौमिक का मतलब क्या था, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कहीं पे जिक्र किया गया है क्या? बिल्कुल भी नहीं किया गया। तो यानी कि हमारा क्या है जो क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या ए वाला हमारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसके बाद में क्या हमारा हम क्या हमें खाद्य आधारित पोषक को अपने नीति विषयक विचार विमर्श के केंद्र में रखना चाहिए। तो बी हो सकता है हमारा। अभी देखते हैं, आगे भी देख लेते हैं। उपयुक्त आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल, कहीं पे भी क्या आनुवांशिक रूपांतरित फसलों की बात कही है? बिल्कुल नहीं कही गई है। तो सी वाला हमारा गलत होगा। उसके बाद में क्या आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, अभी देख रहे हो खाद्य प्रसंस्करण की बात कही है, तो खाद्य प्रसंस्करण की बात भी कहीं भी नहीं है। तो आपका यहाँ डी वाला भी गलत हो गया। आप देख रहे हो कि विकल्प को बिल्कुल मतलब आधा ही पढ़ने से तुरंत पता लग गया कि गलत है। इस प्रकार से हमारा कौन सा आंसर आ गया सही? इस प्रकार से हमारा आंसर राइट हो गया, यानी कि बी वाला। और जो हमारा जे वाला क्रॉस क्वेश्चन है, मतलब कि क्रॉस लगा हुआ है, जो इस पिछले वाले का है, तो इसे काट दीजिए। इसका राइट आंसर कौन सा हमारा? बी होगा, यानी कि 13 का बी होगा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? तो क्या वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा गद्यांश आता है, गद्यांश नंबर 21 क्वेश्चन। तो चलिए 21 को भी सॉल्व कर लेते हैं आगे। 21 वाले में क्या बोला है? ये भी देख रहे होंगे क्या आप, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। मतलब क्या है, शहरों में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए नीति निर्माता यह सोचते हैं कि वाहनों के लिए समय विषम, यानी कि सम विषम, जिसे क्या इवन ऑड स्कीम जो है के अस्थायी प्रयोग, विश्वविद्यालय, फैक्ट्री, निर्माण कार्यकलापों को बंद करने और कुछ प्रकार के वाहनों पर प्रतिबंध लगाने जैसे कठोर कदम आगे बढ़ने की राह है। इस पर भी हवा शुद्ध नहीं है। 15 वर्षों से अधिक पुराने वाहनों की कुल संख्या, वाहनों की कुल क्या वाहनों का 1% है, यानी कि कुल वाहनों का 1% है। ऐसे वाहन जो कि 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं उनका कुल क्या प्रतिशत है? 1% है। और उन्हें सड़कों से हटा दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि सीधे सीधे बोला गया है इवन ऑड कोई भी काम मतलब कि काम की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर 15 वर्ष से पुराने वाहन अगर उन्हें हटा दें तो टोटल वाहन का कितना है? 1% है, और उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो कदापि क्या है, कदापि ईंधनों और कुछ प्रकार की कारों पर मनमाना प्रतिबंध लगा देना उपयुक्त नहीं है। पेट्रोल या सीएनजी इंजनों की अपेक्षा डीजल इंजन अधिक PM2.5 और कम CO2 उत्पन्न करते हैं। क्या है, पेट्रोल या सीएनजी इंजनों की अपेक्षा क्या है, डीजल इंजन अधिक PM2.5 और क्या है, कम CO2 उत्सर्जन करते हैं। इसके विपरीत पेट्रोल इंजन की तुलना में जो डीजल और सीएनजी इंजन दोनों अधिक NOx उत्सर्जित करते हैं। इसके विपरीत क्या बोला, पेट्रोल वाले जो हैं वो क्या है, डीजल की तुलना में अधिक करते हैं। और उसके बाद में क्या बोला, एक मिनट फिर से इसको पढ़ लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हो गई शायद। क्या बोला था हमने? यहाँ से फिर से पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। यह कदापि ईंधनों और कुछ प्रकार की कारों पर मनमाना प्रतिबंध लगा देना उपयुक्त नहीं है। पेट्रोल या सीएनजी इंजनों की अपेक्षा क्या है, डीजल इंजन अधिक PM2.5 और क्या है 2.5 और क्या है कम CO2 उत्सर्जित करते हैं। यहाँ पे नहीं कि PM2.5 को अधिक करते हैं और CO2 को कम उत्सर्जित करते हैं। और इसके विपरीत क्या है, पेट्रोलियम वाले जो इंजन हैं, पेट्रोल इंजनों की तुलना में क्या है, डीजल और सीएनजी इंजन दोनों अधिक NOx उत्सर्जित करते हैं। यानी कि जो डीजल इंजन वाले हैं वो पेट्रोल की तुलना में अधिक जो है NOx उत्सर्जित करते हैं। किसी ने भी सीएनजी इंजनों से उत्सर्जित हो रहे NOx के परिणामों की माप नहीं की है। यानी कि जो सीएनजी और डीजल इंजन है
वो अधिक क्या करते हैं, NOx को उत्सर्जित करते हैं। जो वाहन की अनिवार्यता दुरुस्ती परीक्षण यानी कि फिटनेस टेस्ट और आवधिक प्रदूषण परीक्षण से पारित हो चुके हैं। इन पर मनमाना प्रतिबंध लगाना अनुचित है। आवश्यकता इस प्रकार इस बात की है कि प्रदूषकों के स्रोतों के बारे में वैज्ञानिक और विश्वसनीय सूचना निरंतर आधार पर उपलब्ध हो और वे प्रौद्योगिकियों को जो उनके प्रदूषण को कम करने की दिशा में काम करें। यानी कि ऐसी प्रौद्योगिकियाँ भी लानी चाहिए जो कि प्रदूषण को कम करने की दिशा में कार्य करें। तो उपयुक्त परिच्छेद में से क्या है, उपयुक्त सर्वाधिक युक्त तर्कसंगत निहितार्थ यानी कि संदेश आपसे पूछा है। तो क्या होगा इसका, देखते हैं। प्रदूषण कम करने के लिए वाहनों पर मनमाने नियंत्रण को क्रियान्वयन करना मुश्किल है। क्या मुश्किल की बात कही गई थी। और उसके बाद में क्या है हमारा भी बोल रहा है तुरंत फुरत सूझे तरीकों से की गई प्रतिक्रियाओं से प्रदूषण की समस्या हल नहीं हो सकती है, बल्कि क्या है, साक्ष्य आधारित उपागम अधिक महत्वपूर्ण होंगे यानी कि प्रभावशाली होंगे। तो आप देख रहे होंगे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं रही है। यानी कि बी वाला हमें मतलब अच्छे से समझा रहा है कि मतलब कि तुरंत यानी कि जैसे क्या कहते नहीं है, तुरंत फुरत यानी कि लापरवाही में लिए गए तरीकों की तुलना में क्या है, हमें साक्ष्य आधारित निर्णय लेना अधिक प्रभावशाली होगा। उसके बाद में भी आगे आप देख सकते हैं क्या आवधिक प्रदूषण जांच के बिना गाड़ी चलाने वाले वाहनों पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए। ये भी कुछ खास मतलब नहीं रखता। प्रदूषण की समस्या का सामना करने के लिए कानून के अभाव में प्रशासन की प्रवृत्ति मनमाने निर्णय लेने की होती है। ये भी कुछ इसका संदेश नहीं है। मुख्य रूप से निहितार्थ क्या था हमारा, बी वाला ने बता दिया है। क्या बताया, तुरंत निर्णय लेने की बजाय क्या हमें क्या साक्ष्य आधारित अधिक उपागम मतलब कि जो कि साक्ष्य आधारित उपागम वाले निर्णय लेने चाहिए जो कि प्रभावशाली हो। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला कौन सा हमारा है, 22 में बोला है क्या, सुचारू निगम शासन यानी कि कॉरपोरेट गवर्नेंस संरचनाएं कंपनियों को उत्तरदायित्व और नियंत्रण उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। एक आधारभूत कारण है कि निगम शासन क्यों पूरे विश्व में आर्थिक और राजनीतिक एजेंडे की ओर उन्मुख हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में त्वरित समाधान समृद्धि प्रभावी निगमन शासन प्रतिष्ठानों के वित्तपोषण की ओर पहुंच को बढ़ाता है। इसके परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत अधिक निवेश, उच्चतर समृद्धि और रोजगार होते हैं। और क्या है, रोजगार होते हैं। निवेशक ऐसी जगह क्या है, निधन का प्रयत्न करते हैं। यानी कि निवेशक ऐसी जगह निधन का प्रयत्न करते हैं जहां प्रकटन के मानक समय से और सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग और सही हितधारकों के प्रति समान व्यवहार किए जाएं। तो इसमें क्या हमें बताना है, इसमें भी बताना है युक्त सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। क्या करता है, अनुमान, यानी कि इसमें भी अनुमान हमें बताना है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसके विकल्प क्या दिए हैं, तो इसका विकल्प हमारे क्या पहले दिया है, यानी कि बोला परिच्छेद का अनुमान क्या होगा। अच्छे बाह्य वित्त पोषण तक पहुंच सुनिश्चित करना विश्व भर में देशों के महत्वपूर्ण एजेंडा रहा है। तो क्या है, विश्व का एजेंडा ये रहा है कि महत्वपूर्ण निवेश किए जाए, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में सुचारू निगम शासन प्रतिष्ठानों की विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। क्या कॉरपोरेट गवर्नेंस जो है क्या है, प्रतिष्ठानों की विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं क्या। तो आगे देखते हैं, अभी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। और उसके बाद में क्या, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रतिष्ठान उच्च निगम शासन बनाए रखें। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार ऐसा करते हैं कि उच्च निगम शासन बनाए रखने के लिए करते हैं। तो ये हमारा सी वाला भी गलत हो जाएगा। उसके बाद में डी बोलता है हमारे क्या, सुचारू निगम शासन मजबूत आपूर्ति श्रृंखला। तो आप देखें आपूर्ति श्रृंखला की कहीं पर भी बात नहीं की गई। इस प्रकार से क्या तीनों गलत होने के बाद हमारे पास एक बचा है कौन सा, बी, यानी कि सुचारू निगम शासन प्रतिष्ठानों की विश्वसनीयता को बढ़ाना मतलब कि बढ़ाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला कौन सा हमारा,
अगला कौन सा हमारा? हाथी। हाथी दृश्य भूमियों के वास्तुकार हैं और ये वनों में वृक्ष विहीन स्थलों क्या वृक्ष विहीन स्थल का निर्माण करते हैं। कदापि पादप प्रजातियों के अतिवर्धन की रोकथाम करते हैं और क्या बोला? अतिवर्धन यानी कि जो भी पादप प्रजातियां हैं उनकी अधिक वृद्धि को रोकते हैं और क्या अन्य पादपों के पुनर्प्रजनन के लिए स्थान प्रदान करते हैं, जिससे कि आगे अन्य शाकाहारी पशुओं के निर्वाह उपलब्ध हो। हाथी क्या है? पादप फल और बीज खाते हैं और अपने आने जाने के दौरान चलते हुए मल त्याग करते हैं। आप देख रहे होंगे हाथी के सारे मतलब उसके व्यवहार के बारे में बताया जा रहा है। मल त्याग करते हैं और साथ ही इन बीजों का प्रसार क्या करते हैं? प्रसार करते जाते हैं। हाथी का गोबर पादपों और पशुओं के लिए पोषक प्रदान करता है और क्या है? कीटों के लिए प्रजनन स्थल के रूप में काम करता है। सूखा पड़ने पर हाथी क्या समय पड़ने पर धरती में गड्ढे खोद कर जल तक पहुँच बनाते हैं, जो दूसरे वन्य जीवों को लाभ पहुँचाते हैं। देख रहे होंगे हाथी का क्या पूरा व्यवहार के बारे में बताएगा। तो अभी देखते हैं इसका पूरा मतलब कि क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के द्वारा निगमित हो सकने वाले सर्वाधिक युक्त और तर्कसंगत अनुमान को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो यहाँ पे भी क्या बोला, यानी कि जो भी हमारा गद्यांश था यानी कि जो कॉम्प्रिहेंशन था उसका कुल मिला के सार क्या होगा, यही पूछा गया। तो चारों विकल्प को पढ़ लेते हैं। यह आवश्यक है कि हाथी का निवास क्षेत्र समृद्ध जैव विविधता वाले सुव्यवस्थित क्षेत्र पर हो। तो ये क्या हमारा क्या निष्कर्ष हो सकता है इसका क्या? उसके बाद में क्या हाथी कुंजीशील यानी कि कीटोन प्रजाति है और वे जैव विविधता को लाभ पहुंचाते हैं। तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं इसके यानी कि कीटोन प्रजाति की पूरी जो क्या कहते हैं कि व्यवहार को बताया गया। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। और आपने अगर हमारा इससे पहले क्या जो कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट का अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें भी मैंने क्या इसकी बात की गई थी कि हाथी क्या कीटोन प्रजाति की तरह कैसे कार्य करता है। तो वहाँ से भी आप क्या इसको सही कर सकते थे। और अगला क्या हमारा सी वाला विकल्प कहता है वनों में समृद्ध जैव विविधता हाथियों की मौजूदगी के बिना नहीं हो पा सकती। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाथियों में क्षमता होती है कि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन प्रजातियों वाले वनों में फिर से बने रहें। ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। तो हमारा इसका क्या होगा? राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। आगे क्या हमारे मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए आगे की देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है तो चलिए अगला पढ़ते हैं हम लोग। क्या है भारत में नगरीय अपशिष्ट का स्रोत? क्या लिखा है? भारत में नगरीय अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण दुर्लभ है। पुनर्चक्रण अधिकांश क्या है अनौपचारिक क्षेत्रों के द्वारा क्या है अनौपचारिक क्षेत्रों के पास है। नगर पालिका बजट की 3/4 से अधिक अंश का संग्रहण परिवहन में चला जाता है, जिससे प्रसंस्करण संसाधन पुनर्प्राप्ति और निपटान के लिए अत्यंत कम अंश बचता है। इन सब में अपशिष्ट से ऊर्जा कहाँ उपयुक्त जगह पर पाती है? चलेगा इन सब में अपशिष्ट से ऊर्जा कहाँ उपयुक्त जगह पाती है? आदर्श रूप से ये श्रृंखला में क्या लिखा है? पृथक्करण गीले अपशिष्ट और अन्य के बीच संग्रहण पुनर्चक्रण के पश्चात और भराव क्षेत्र में जाने से पहले उपयुक्त जगह पाती हैं। अपशिष्ट से ऊर्जा में बदलने की कौन सी प्रौद्योगिकी सर्वाधिक उपयुक्त है? यह इस पर निर्भर करता है कि अपशिष्ट में क्या है। यानी कि अपशिष्ट को क्या है पहले तो क्या दिक्कत है कि मतलब कि सोर्स पे ही अलग अलग करना, उसके बाद में अगर अलग अलग कर भी लेते हैं तो आपको सर्वाधिक मतलब कि परेशानी ये होती है कि उससे क्या है कौन सी सर्वाधिक क्या उपयुक्त तकनीकी कौन सी है जो क्या अपशिष्ट के लिए क्या करना है प्रौद्योगिकी में बदलने के लिए क्या बोला है अपशिष्ट से ऊर्जा में बदलने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौन सी है। उसके बाद में क्या बोला और उसका कैलोरी मान क्या है? भारत के नगरीय ठोस अपशिष्ट का जैव निम्नीकरण घटक 50% से किंचित मात्र ज़्यादा है और जैव मेथेन यानी कि बायोमेथेन से इसके प्रसंस्करण के लिए एक बड़ा हल मिल सकता है। यानी कि जैव मीथेन के लिए एक बड़ा हल मिल सकता है।
तो इसमें भी क्या पूर्व धारणा पूछी गई है। आगे देखते हैं क्या, नगरीय अपशिष्ट का संग्रहण, प्रसंस्करण और क्या है पृथक्करण सरकारी एजेंसियों के पास होना चाहिए। तो क्या ऐसा कुछ मतलब कि पूर्व धारणा में बताया गया कि सरकारी एजेंसियां ही ऐसा करना चाहिए। संसाधन पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण को प्रौद्योगिकी आगतों की अपेक्षा होती है जिससे निजी क्षेत्रों के उद्यम क्या सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित कर सकते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्या, कि संसाधन पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण को प्रौद्योगिकी आगतों की अपेक्षा होती क्या कि प्रौद्योगिकी आगतों की अपेक्षा होती है कि उन्हें निजी क्षेत्रों के उद्यम सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दोनों एक दूसरे के अपोजिट बोल रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब सरकारी एजेंसियों के पास ही होना चाहिए, और यहाँ पे बोल रहा है कि निजी क्षेत्र यह अच्छे रूप से कर सकते हैं। तो दोनों गलत हैं। तो क्या इसकी पूर्व धारणा होगी, यानी कि डी, 1 और 2 दोनों नहीं है। अगला बोला क्या, इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। मर्म का मतलब हो गया वही निष्कर्ष। क्या नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा का जनन महंगा नहीं है। क्या जनन महंगा नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा था कि प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ समस्या है, तो हमारा क्या ये नहीं हो सकता। जैव मीथेन के संदर्भ में क्या है, जैव मीथेन नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा के जनन का सर्वाधिक आदर्श तरीका। तो सर्वाधिक आदर्श तरीका ऐसा कुछ नहीं है। नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की सफलता को सुनिश्चित करने में पहला कदम होगा। तो क्या लिखा है, नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों को सफलता को सुनिश्चित करने में पहला कदम होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा बोल रहा है, भारत के नगरीय ठोस अपशिष्ट का जैव निम्नीकरण घटक अपशिष्ट से ऊर्जा दक्ष प्रभावी रूप से उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे पास 2 विकल्प बचे हैं, पहला ए और दूसरा कौन सा हमारा सी। हाँ नहीं, यहाँ पे देख रहा हूँ क्या सी वाला मतलब ए वाला भी काट दिया था हमने, और सी डी भी कट गया है। तो हमारा कौन सा बचा है, सी बचा, यानी कि बी भी कट चुका है। तो अभी चलते हैं कौन सा हम अपने क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा अभी 33 वाला। तो इसका पहले पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या गद्यांश पढ़ लेते हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि जैव खेती अंतर्निहित रूप से अपेक्षाकृत सुरक्षित और स्वास्थ्यकर है। वास्तविकता यह है कि चूंकि जैविक खेती उद्योग भारत में अभी भी क्या है काफ़ी नया है और ठीक से विनियमित नहीं है। किसान और उपभोक्ता समय रूप में क्या समान और उपभोक्ता समान रूप से न केवल भ्रमित हैं कि कौन सा उत्पाद उनके लिए सबसे अच्छा है, बल्कि कभी कभी उत्पादों का ऐसे तरीके भी इस्तेमाल करते हैं जिससे क्या उन्होंने जिससे कि उन्हीं को हानि पहुंचती है। उदाहरण के लिए चूंकि भारत में जैव उर्वरकों की बड़े पैमाने पर प्राप्त करना कठिन है, अतः किसान के प्राय खेतों की खादों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि खेतों की क्या खादों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे क्या है, यानी कि विषालु टॉक्सिक रसायन और भारी धातु हो सकते हैं। कदापि पादप क्या फुहारों, उदाहरण के लिए धतूरा फूल और पत्तियों का फुहारों में एट्रोपिन नामक तत्व होता है। यदि इसका इस्तेमाल ठीक मात्रा में ना हो तो यह उपभोक्ताओं के स्नायु तंत्र पर प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण के लिए क्या है, दुर्भाग्य से इसे कितना और कब इस्तेमाल करना है, इस मुद्दे पर पर्याप्त अनुसंधान या फिर विनियमन नहीं हुआ। पूरा पूरा परिच्छेद अगर आपको समझना है तो क्या कहने का मतलब है कि मतलब कि जो हमारे भारत में जैविक खेती की इतना मतलब अनुशंसाएँ की जाती हैं, तो बोल रहा है कि अभी भी क्या है किसान और उपभोक्ता दोनों भी क्या अभी नए नए हैं और उनको इसके बारे में अच्छी जानकारी नहीं है। क्या करते हैं अक्सर मतलब कि एक ही खाद को अधिक मतलब उपयोग कर लेते हैं, जिससे क्या टॉक्सिक पदार्थ जो होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस बढ़ जाते हैं। तो इसी संबंध में क्या है विनियमन नहीं हुआ है, तो वही बोला है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में पूर्व धारणा पूछा है। तो पूर्व धारणा क्या है, जैविक खेती अंतर्निहित रूप से किसानों और क्या बोला, किसानों और उपभोक्ता दोनों के लिए असुरक्षित है। क्या सही है जो हमारा,
क्या जैविक खेती अंतर्निहित रूप से किसानों और उपभोक्ता दोनों के लिए असुरक्षित है? वैसे तो क्या है, मतलब कि थोड़े तरीके से मतलब मैच कर रहा है क्वेश्चन, परंतु यहाँ पे क्या बोला, अंतर्निहित अंतर्निहित रूप से, तो ये हमारा क्या फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। और उसके बाद में क्या हमारा, किसानों और उपभोक्ताओं को पर्यावरण हितैषी खाद्य पदार्थों के बारे में शिक्षित होना जरूर मतलब शिक्षित होने की ज़रूरत है। तो यानी कि शिक्षा की तो बात कही गई थी, ये दोनों को जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद में तो हमारा इस प्रकार से क्या होगा, 33 का हो जाएगा हमारा, बी वाला सही हो जाएगा। तो अगला चलते हैं आगे। अगला हमारा कौन सा है, 34। तो 34 क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस परिच्छेद के लेखक के द्वारा ऊपरी वाले जो कथन का मतलब ऊपरी वाले जो हमारा गद्यांश था उसका ही है, सर्वाधिक युक्त तर्क संगत और व्यवहारिक संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो भारत में जैविक खेती के पारंपरिक क्या लिखा हुआ, भारत में जैविक खेती को पारंपरिक खेती के स्थापन के रूप में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। और रासायनिक उर्वरकों के लिए कोई सुरक्षित जैविक विकल्प नहीं है, तो ये भी आप देख रहे हो स्ट्रीम बर्ड, इसको भी काट सकते हैं। उसके बाद में क्या हमारा, भारत में किसानों को उनकी जैविक खेती को धारणी बनाने के लिए दिशा निर्देश और सहायता की ज़रूरत है। तो जैसा कि बताया भी गया था कि आप देखा होगा, तो यानी कि सी वाला हमारा सही हो जाएगा। और डी वाला भी देख लेते हैं एक बार फिर से। जैविक खेती का लक्ष्य ढेर सारा धन प्राप्त करना, ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे देख लेते हैं हमारा क्या अगला परिच्छेद कौन सा है। पिछले कुछ दशकों के दौरान भारत में खाद्य उपभोक्ता के स्वरूप पर्याप्त रूप से बदल गए हैं, यानी कि जो उपभोक्ता है उनके स्वरूप बदल गए हैं। और क्या बोला है, इसका परिणाम यह है कि ज्वार बाजरा जैसे अनेक पोषक खाद्य पदार्थ लुप्त हो गए हैं। हालांकि स्वतंत्रता के बाद से अब तक खाद्यान्न उत्पादन 5 गुना से अधिक बढ़ गया है, फिर भी इससे कुपोषण की समस्या का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं हुआ है। लंबे समय तक कृषि क्षेत्र का ध्यान खाद्यान्न विशेष रूप से क्या खाद्य प्रधान विशेष रूप से क्या कर प्रधान खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, देशी पारंपरिक अनाजों फलों अन्य सब्जियों के उत्पादन व उपभोक्ताओं में कमी आई है, और इसी प्रक्रिया में खाद्य और पोषक सुरक्षा प्रभावित हुई है। इसके अतिरिक्त गहन एक धान्य कृषि प्रथाओं से भूमि जल और उनके प्राप्त खाद्य गुणवत्ता क्या है, निम्नीकृत हो गई है, जिसके कारण क्या खाद्य और पोषक सुरक्षा की समस्या चिरकालिक यानी कि चिरस्थायी हो जाती है या हो सकती है। तो क्या बोला है, पूर्व धारणा इसमें भी बतानी है। तो पूर्व धारणा का मतलब हमने क्या बताया था कि आखिर लेखक क्या कहना चाहता है, या फिर लेखक ने इस कथन को मतलब कि इस गद्यांश को लिखते समय क्या सोचा होगा। तो अभी देखते हैं क्या, सतत विकास लक्ष्यों को क्रियान्वयन करने के लिए भुखमरी को पूरी तरह से निपटने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक धान्य कृषि प्रथाओं अपरिहार्य हैं, भले ही इनसे कुपोषण समाधान ना हो। यानी कि सतत विकास को प्राप्त करने के लिए एक धान्य कृषि पद्धति अपरिहार्य है, बिल्कुल भी गलत है। तो 35 का हमारा क्या, यानी कि ए वाला जो बिल्कुल गलत हो जाएगा, मतलब कि एक धान्य कृषि पद्धतियों को क्या बिल्कुल ही एक मतलब कि अपरिहार्य नहीं है। उसके बाद में क्या बोला है, कुछ ही फसलों पर निर्भरता से मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक परिणाम होंगे, तो बिल्कुल सही बोला है। यानी कि जो हमारा क्या है कथन 2 वाला बिल्कुल सही है। अभी देखते हैं, एक तो हमारा गलत है, 2 सही है, यानी कि इसमें तो ए बी सी वाला दिया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं पहले। अभी देखा ही नहीं था मैंने कि नीचे भी दिया हुआ है, तो देखते हैं इसमें से कौन सा होगा हमारा। तो हमने बोला एक तो गलत है और 2 सही है, तो एक गलत है यानी कि एक को काट देते हैं, और 2 सही है, तो इसके मतलब बी वाला हमारा आंसर होगा। तो क्या हमारा हो जाएगा 35 का बी, यानी कि 2 सही है तो 3 भी सही होगा। तो 3 कौन सा है, खाद्य आयोजन विषयक सरकारी नीतियों में पोषक तत्वों की सुरक्षा समावेशन आवश्यक है। और चौथा वाला हमारा गलत हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें है ही नहीं। वर्तमान एक धान्य कृषि प्रथाओं के लिए किसानों का अनेक तरीकों को सब्सिडी की बात कुछ नहीं की, सरकार द्वारा अनाजों के लिए दो को दी जाने वाली लाभप्रद कीमतों प्राप्त करते हैं, और इसलिए वे फसलों की विविधता पर विचार करने के लिए प्रवृत्त नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे क्या 35 का क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं।
तो आगे क्या हमारे मैथ और रीजनिंग क्या आ गया, कितने हैं हमारे 40 तक है। तो इस प्रकार से हमने क्या है लगभग क्या आधा पेपर को सॉल्व कर लिया। और आपने क्या देखा होगा कि किस तरीके से हमें आगे सॉल्व करना है, और इसी तरीके से आगे आगे भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए मतलब उसको क्या है आगे की मतलब कि जो अगले वीडियो में देखते हैं। और क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो चुका है, आप देख रहे होंगे टाइम कितना हो गया, मतलब कि काफ़ी टाइम, 1 मिनट। हुँ। तो क्या आप बाकी का क्या अगले वीडियो में देखते हैं। और आप देख रहे होंगे कि मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, टाइम भी दिख रहा होगा आपको। और तो इस प्रकार से क्या अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। और अगला अगर वीडियो उसी हिसाब से आएगा कि आपका किस प्रकार से इस पे रिस्पॉन्स रहता है। और आप लोग क्या मुख्य रूप से क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।